Integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं लोकेश मोटवानी आपका वापस स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट पे। अपन ने पिछली बार देखो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया था। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, शॉर्ट कॉलम के बारे में बात की थी। आज अपन लॉन्ग कॉलम की बात करेंगे और देखो अपन ने पिछली बार सिर्फ और सिर्फ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन की बात की थी, यानी ये कौन सा मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड से अपन ने डिज़ाइन ऑफ कॉलम देखा था, शॉर्ट कॉलम। ओके, आज अपन कुछ नए कोडल प्रोविजंस भी देखेंगे जो IS 456 में गिवन है। जैसे अपन ने बीम में देखे थे वैसे के वैसा अपन कॉलम में भी देखेंगे और अपन WSM की तरफ से भी देखेंगे। भाई अपन WSM में क्या नई चीज़ हो जाती है। भाई सिंपल है, LSM से ज़्यादा आसान तो WSM में पता है, बट WSM में क्या नए फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं या कोई से फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो अपन देखेंगे। ओके, यानी मैं थोड़ा सा पुराना आपको रिवाइज करा देता हूँ। अपन ने सबसे पहले क्या बोला था कि मेरा स्लेंडरनेस रेशियो क्या था। स्लेंडरनेस रेशियो L इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम अपॉन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ये B क्या थी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन थी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, इसका रेशियो कम से कम किससे ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉलम कहलाएगा। अगर 3 से कम है तो पेडेस्टल, ओके सबको पता है। और अगर ये ही क्या चीज़ L इफेक्टिव अपॉन B 3 से ज़्यादा होके अगर 12 तक है, यानी स्लेंडरनेस रेशियो मेरा 12 से कम है, तो मैंने इसको क्या नाम दिया था, शॉर्ट कॉलम दिया था। बिल्कुल, अपन ने इसको शॉर्ट कॉलम बोला था, IS कोड ने बोला था। ठीक है, अच्छा। और अगर ये L इफेक्टिव अपॉन B 12 से ग्रेटर होके कहाँ तक, 60 तक, तो मैंने इसको क्या नाम दिया था, लॉन्ग कॉलम नाम दिया था। बेशक ठीक, शॉर्ट कॉलम की डिजाइन का अपन ने फॉर्मूला लिखाया था कि जो एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम्स है ये क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हाट, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, ये PU नाम दिया था। और कितना फॉर्मूला आया था, 0.4 FCK। ये कोड से है एज पर IS 456-2000। ठीक है, 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। देखो ये ASC, अपन वहां बीम में AST लिखा करते थे, याद है ना। AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रिइंफोर्समेंट या फॉर टेंशन। यहाँ क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, वो अब बात वही है भाई, लिखो सिर्फ AS तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी एग्जैक्ट कोड में ASC लिखा हुआ है, इसलिए अपन इसी फॉर्मूले से अपन ध्यान रखते हैं। और ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था किसके लिए, फॉर शॉर्ट कॉलम के लिए देखा था, एज पर IS 456 देखा था। बिल्कुल, मैंने देखो अभी तक डिजाइन के क्वेश्चन नहीं किए हैं। आज अपन सिर्फ कोडल प्रोविजंस ही देखेंगे, WSM का मेथड देखेंगे, टाइम बचेगा तो अपन डिजाइन भी देख लेंगे। क्योंकि देखो वही बात है, डिजाइन का पूरा क्वेश्चन जैसे अपन ने बीम में किया था ना एक पर्टिकुलर लेक्चर में, वैसे का वैसा पूरा। अच्छा, एक और चीज अपन ने देखा था कि जो लेटरल टाइज है, मतलब जो अपन किसके लिए प्रोवाइड करते हैं अपन, ठीक है, जो अपन ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, या तो लेटरल टाइज के फॉर्म में, या ये मैंने चीज बताई थी, अगर ये मेरा कॉलम है, ये कंटिन्यूस कॉलम है, ठीक, ये मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, तो या तो मैं क्या करूं, ये ऐसे रिंग्स प्रोवाइड करूं, ये टाइज प्रोवाइड करूं, ऐसे प्रोवाइड करते हैं ना अपन 2 लेगेड स्टीरअप्स, वैसे ही। ठीक, तो यानी ये मैं क्या कर रहा हूं, लेटरल टाइज, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। या अगर मैं क्या करूं, प्रोवाइड कर दूं इसी फॉर्म में किसके, हेलिकल रीइंफोर्समेंट, स्पाइरल प्रोवाइड कर दूं, तो इसकी भी अपन ने क्लॉज देखे थे। जैसे ये मेरा कॉलम है, ठीक, ये कॉलम है और ये मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में भी अपन ने देखा था कि इनके क्या क्या कोड प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, आज अपन इसको और देखेंगे ढंग से, क्योंकि अपन ने जो कि एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है स्पाइरल रीइंफोर्समेंट के लिए खासकर, वो अपन देखने वाले हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले मैं इसी से ही स्टार्ट करता हूं। हमारा जो पुराना लेक्चर रह गया था, ठीक है भाई, पुराना पिछले लेक्चर में जो चीज़ रह गई थी वो आज कंप्लीट हो जाएगी सारी, फिर अपना पूरा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या, हमारे कंप्रेशन मेंबर या कॉलम के लिए डिज़ाइन का क्वेश्चन। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूँगा, हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ओके, पिछली बार जो अपन ने शॉर्ट कॉलम डिजाइन किया था उसमें अपन ने क्या डाला था, लेटरल टाइज,
ठीक है। अब पिछली बार तो सिर्फ अपन ने फॉर्मूला देखा था ये पीयू का, अभी तक अपन ने डिजाइन का क्वेश्चन नहीं किया, डिजाइन का क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। ओके, तो देखो हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अब हेलिकल रीइंफोर्समेंट मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट हमारा क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू एनहेंस द डक्टिलिटी ऑफ अ कॉलम। क्यों प्रोवाइड करते हैं भैया, टू एनहेंस द डक्टिलिटी, टू एनहेंस द डक्टिलिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर या हमारा कॉलम। और मैंने ये चीज जब बताई थी पिछले लेक्चर में कि हम जब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट स्पेशली क्यों प्रोवाइड करते हैं। पहली बात तो हम एक और चीज, हाँ, कन्फाइनमेंट ऑफ द कोर, ठीक है, वो भी अच्छा हो जाता है हमारा, किससे, हेलिकल रीइंफोर्समेंट से। यानी देखो टू एनहांस द डक्टिलिटी, और मैं कह सकता हूं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट मस्ट है। जब भी हम, अगर मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अब उसमें क्या आएगा आखिर भाई, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर ही तो है, बीम और कॉलम ही तो होंगे, बट रीइंफोर्समेंट का थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्लॉज। क्लियर? इससे होता क्या है भैया, ये डक्टिलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ जाता है, कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट ऑफ द कोर। ठीक, अब देखो मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाने वाला हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जब होता है हमारा कॉलम का, तब प्रोवाइड करते हैं। ओके भाई, रेक्टेंगुलर में भी दे सकते हैं, पर जनरली हम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर कॉलम, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है भाई, कॉलम जरूरी थोड़ी सिर्फ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर भी होता है, सर्कुलर भी होता है। अपन ने सर्कुलर कॉलम कहाँ देखे, देखो बताओ, सब जने मुझे कमेंट करके बताना कि आपने सर्कुलर कॉलम्स कहाँ देखे हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, चलो, जहाँ अपन टैंक्स देते हैं, ठीक है, अपने ओवरहेड टैंक्स होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे ओवरहेड टैंक्स में, वहां पर आपने देखा होगा जनरली हमेशा सर्कुलर कॉलम होते हैं। ओके, तो देखो अब आ जाओ, ये एक मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाया है। अब मैं देखो क्या बनाऊंगा, यहाँ स्पाइरल। पहले हमें क्या देखना है, देखो इनको कन्फाइन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट को कन्फाइन करने वाला जो रीइंफोर्समेंट है वो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट अपन कैसे प्रोवाइड करते हैं, हेलिकली। यानी ये देखो क्या दिखेगा, अगर मैं ऊपर से टॉप व्यू देखूंगा तो सर्कल ही दिखेगा, वापस सर्कल ही दिखेगा। अच्छा, अब इसका भी खुद का भी डाया होगा भाई, ये अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट कितने mm का प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 या 8 mm का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे क्या होंगे, ये मेरा क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, और कितना होगा भैया, मिनिमम बता चुका हूं इसके क्लॉज के, मिनिमम 6 तो होते ही होते हैं। ये जो है ना, ये है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, देखो इनको कन्फाइन करने वाला चीज, ठीक। ये मेरा ओवरऑल डायामीटर है, मैं देखो इसको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, डिजाइन का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आगे जब आप मेंस दोगे, बट अभी आप सीख लो, क्योंकि बेसिक्स यहीं से बनते हैं। जब आप पहली बार कुछ चीज पढ़ते हो, उसी को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको हमेशा हमेशा काम आता है। ओके, ये डायामीटर, ओवरऑल डायामीटर कंप्लीट, ठीक। ये क्या होगा मेरे बताओ, ये इधर क्या है, ये स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है ऐसे, तो यहां से कॉलम के एज से ठीक यहां तक क्या होगा, क्लियर कवर होगा, ये वाला क्लियर कवर होगा ना। मैं ये ऐसे लिख देता हूं, ये चीज इधर टेंजेंट बना दो, तो ये क्या होगा, क्लियर कवर होगा, ये लेंथ क्लियर कवर, ठीक। क्लियर कवर जैसे अपन ने बीम में दिया था वैसे यहां पर, और इसका भी मैं बताऊंगा क्लॉज, बता चुका हूं, वैसे मिनिमम 40 mm होता है। ओके, नंबर ऑफ बार्स, सर्कुलर के केस में नंबर ऑफ बार्स मिनिमम 6 होती है, ये भी मैं बता चुका हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ 6 ही बनाई है, ठीक है। और अब ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये देखो ये है हमारा हेलिकल रीइंफोर्समेंट, हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक। अपन अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका क्लॉज देखेंगे, ठीक है। और ये वाले तो सबको पता ही है, ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, ASC, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ठीक। अब बात आती है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या कहलाएगा, इसके डाया, आउटर डाया मतलब आउटर टू आउटर, जो मेरा हेलिकल रीइंफोर्समेंट के आउटर से इसके आउटर तक, ठीक है, ये पूरा आउटर टू आउटर है, इसके आउटर सर्कल से इधर, ये कहलाएगा मेरा डायमीटर ऑफ कोर। ये पूरा क्या कहलाएगा, कोर ऑफ दी कॉलम, कोर ऑफ द कॉलम। और मैंने बताओ इसकी स्पेसिंग का बताया था ना क्लॉज,
कि कोर डाया डिवाइडेड बाय 6, बताया था ना कि कोर डायामीटर अपॉन 6 या 75 mm। तो ये कोर डाया ऑफ 6 अपॉन 6 जो है ना, ये कोर डाया यहाँ, मैंने पिछली बार नहीं बताया क्योंकि ये डायग्राम मुझे पता था कि मैं यहाँ बनाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी अपन जब अगले लेक्चर में इसका डिजाइन करेंगे ना, पूरा क्वेश्चन डिजाइन का करवाऊंगा मैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ो, आपको सब्जेक्टिव भी आना चाहिए। ओके, आपकी चॉइस है बेटा, ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अगला लेक्चर अगर डिजाइन का नहीं देखना तो मत देखना, कोई बात नहीं, स्किप कर लेना। बट जो बच्चे एसएससी मेंस की भी सोच रहे हैं या आगे गेट के लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए आपको डिजाइन आनी ही आनी चाहिए भाई। सिर्फ एक ही तैयारी नहीं होती है। ओके, एक ही एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाती है, अपने को सारे एग्जाम लेके चलना होता है, ठीक। तो इसका क्लॉज किसका, ये जो कोर है और ये जो हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें क्लॉज देता है। ये डायग्राम हटा देते हैं इधर से, ठीक। हमें जो आईएस कोड हमें क्लॉज देता है एस पर IS 456 वापस, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ कोर शुड नॉट बी लेस देन 0.36 ग्रॉस एरिया अपॉन एरिया ऑफ कोर -1 मल्टीप्लाई बाई FCK अपॉन FY। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये सीधा मिल जाएगा कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर शुड नॉट बी लेस देन 0.36 AG अपॉन, ये -1 है, ठीक है, AG अपॉन A कोर, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रॉस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्रॉस एरिया इसका कितना आ जाएगा, देखो इसका ग्रॉस एरिया कितना आ जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये क्या है, डायमीटर ऑफ कॉलम। ओके, एरिया ऑफ कोर की बात करूं तो एरिया ऑफ कोर कितना हो जाएगा, π/4 इंटू DC का स्क्वायर, ठीक है। DC क्या है, डायमीटर ऑफ कोर है, ठीक। अच्छा, अब ये DC निकलेगा कैसे, DC बहुत सिंपल, D में से क्या माइनस कर दूं, देखो पूरे डायमीटर में से ये 2 क्लियर कवर माइनस कर दूं तो DC निकल जाएगा, बिल्कुल, यानी -2 टाइम्स क्लियर कवर। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, डायमीटर ऑफ कोर निकल जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अब बोला कि सर वॉल्यूम कैसे निकालें, वॉल्यूम भी देखो, यहां बहुत बच्चे अटकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, मतलब 90% बच्चे ये वॉल्यूम निकालने में गड़बड़ी करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रख पाते, ये इनका फॉर्मूला निकलता कैसे है, ठीक है। बट मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा वॉल्यूम निकालने का, ताकि आप कभी ना भूलो। ओके, तो देखो 2 चीजें थी, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट और क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोर था। तो वॉल्यूम ऑफ कोर तो बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ कोर तो बहुत आसान है। कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ कोर, भैया इसका एरिया ऑफ कोर मल्टीप्लाई बाय इसकी पूरी लेंथ, ठीक है। अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूंगा तो 1000 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोर पर यूनिट लेंथ की बात करूं, ठीक है। तो ये देखो 1000 क्यों लिया है, 1000 mm पर यूनिट। अगर मैं यूनिट मीटर की बात करूं, 1 मीटर की बात करूं तो, और ये देखो DC भी किस में होगा, mm में होगा, तो ये mm² इंटू mm, ये mm³ आ गया, देखो आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोर तो बिल्कुल आसान है, पर यूनिट लेंथ अपन निकालेंगे। अगर मान लो हमने को पर यूनिट लेंथ, क्योंकि आगे जब अपन वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट निकालेंगे ना, वो भी पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, ठीक। तो अब ये तो सिंपल है, VC लिख दूं इसको, वॉल्यूम ऑफ क्या, कोर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अपना वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, VH की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद करना, इसका फॉर्मूला हमें गलतियां करवाता है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स, पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 टर्न मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, एक देखो, अब ये तो क्या आया मेरे को, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू लेंथ ऑफ टर्न। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो देखो इसको अपन ऐसे देखेंगे, याद करेंगे, 1000 अपॉन, देखो स्पेसिंग आ जाएगी, इसको पिच बोला जाता है। हेलिकल रिइंफोर्समेंट के केस में अपन स्पेसिंग नहीं बोल के पिच बोलेंगे, ठीक है। या तो भले S लिखो या P लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो 1000 अपॉन एस नंबर ऑफ टन्स। देखो एक यूनिट लेंथ में कितने टन्स हो जाएंगे, जितनी हमारी, ये देखो अगर मैं ये ऐसे बात करता हूं, ठीक है, तो पिच क्या होती है ये, तो अगर मैं एक लेंथ में डिवाइडेड बाई पिच कर दूं तो मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब लेंथ ऑफ 1 टन कितनी होगी, देखो सरकमफ्रेंस पाई इंटू इसका, अब देखो ये आएगा DC माइनस फाई, ये ध्यान रखना DC माइनस फाई, इसके सेंटर टू सेंटर लेना है अपन को, ठीक है, ये हेलिकल रिइंफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर वाली हमें डायमीटर लेना है, तो DC माइनस 5/2 माइनस हो जाएगी, ये फाई क्या है, इसका हेलिकल रिइंफोर्समेंट का डाया है, ओके, मल्टीप्लाई बाई, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, π/4 इंटू फाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्या पता आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, ठीक, आज तक पूछा नहीं है, बट वैरायटी क्या होगी, ठीक है, आपको आना तो सब चाहिए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, SSC तो आजकल ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग गया है जो गेट में 2 नंबर के आते हैं, ओके, इतना टाइम जाता है, गेट के 2 नंबर के आप मान लो 5 मिनट तो गए, ठीक, तो SSC में 5 मिनट यानी समझते हो कितने बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5 मिनट, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन अगर आप करो एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं 5 मिनट तो, ओके, चलो, तो ये बात थी किसकी, हमारी हेलिकल रिइंफोर्समेंट की बात थी। अब अपन देखते हैं, ठीक, ये हेलिकल रिइंफोर्समेंट की बात थी, ओके, अब अपन देखते हैं डिजाइन ऑफ द कॉलम विथ WSM, ठीक है बेटा। तो अब ये अपन ने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी थी, अभी भी ये देखो शॉर्ट कॉलम की ही बातें हो रही हैं, हेलिकल रिइंफोर्समेंट की बात हुई थी। अच्छा एक और चीज, हाँ ये वैसे बता चुका हूं ये चीज भी, ठीक है, जो हमारा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है किसकी, हेलिकल रिइंफोर्समेंट वाले कॉलम की, वो 5% ज्यादा होती है नॉर्मल शॉर्ट कॉलम से, ये मैं बता चुका हूं, वैसे फिर भी एक बार इस बार चल रहा है, तो ये PU हेलिकल की बात करूं तो ये कितना होता है 1.05 टाइम्स ऑफ 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, ये 5% ज्यादा होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चले आगे, अब अपन WSM पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो WSM से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, देखो डिजाइन ऑफ कॉलम बाय WSM, तो बताओ अपन ने बीम में क्या नाम लिया था, अपन ने जब बीम में अपन WSM डिजाइन कर रहे थे WSM से, तो अपन किसको लेके आए थे, मॉड्यूलर रेशियो को लेके आए थे, याद है, बट यहां वो नहीं लाना, क्यों नहीं लाना, क्योंकि हमें कोड है, ठीक है, IS कोड हमें फॉर्मूला देता है एग्जैक्ट, ठीक। तो देखो मैं पहले इन जनरल बताता हूं कि जैसे अगर मैं टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूं तो कितना होगा, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस, अब देखो यहां सारे खेल किसके आएंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस के, सिग्मा CC के और सिग्मा SC के, इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस सिग्मा SC, ये क्या है, सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन डायरेक्ट कंप्रेशन, मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्टील, ये SC कर दो ना, ASC, ठीक। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ, ओके, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ, अगर मेरे को कोई अभी तक कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब, ठीक, अच्छा, क्योंकि देखो क्यों अपन ने क्या माना था कि वही वापस कंपोजिट है, कंपोजिट कॉलम या कंपोजिट बीम में क्या स्टील और कंक्रीट 2 चीजें होती हैं, तो अपन ने बताया था कि अगर कंपोजिट होता है सिग्मा S = M सिग्मा C होता था, याद है, ये चीज याद है। तो अगर मैं इसको मैं इन जनरल मॉड्यूलर रेशियो की तरफ से लूं, ठीक है, ये देखो काम की चीज नहीं है बट फिर भी समझा रहा हूं, अगर मैं यहाँ सिग्मा S की जगह ये सिग्मा CC AC प्लस M सिग्मा CC AC ऐसे करूं तो देखो ये काम का चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ कॉलम में अपन ऐसा नहीं करते, कोड हमें ये प्रिफर नहीं करवाता, कोड हमें बोलता है आप ये ही फॉलो करो, ओके। अपन ने बीम में ध्यान हो तो इक्विवेलेंट सेक्शन निकाला था, याद है ना, बिल्कुल याद है, अपन ने बीम में यहाँ ऐसे किया था, बट यहाँ ऐसा नहीं करना है, फिर वही बात बता रहा हूँ, हमें यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, और हमें क्या चीजें यूज करनी है, सिग्मा CC और सिग्मा SC, ये सिग्मा CC क्या है, ठीक है, ये एज पर IS 456 ही है, एज पर IS 456, जब आप पीछे एनेक्सर पढ़ोगे ना वहां पे WSM पूरा दिया हुआ है, ओके। तो सिग्मा CC क्या है, परमिसिबल, ये भी पूछ लेंगे कभी कभी, पता है ये सिग्मा CC क्या है,
बेटा अपन चीज कर रहे हैं, आरसीसी पढ़ रहे हैं। आरसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें हमारे बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं और एक एक चीज, छोटा चीज भी अपन को पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। ओके, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, अब ये क्या है देखो, सी क्यों लिख रहा हूं, अपन ने वहां सिग्मा सी बी सी लिया था, ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, इसलिए मैं एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ जोर दे के समझा रहा हूँ। ये सिग्मा सी है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन। ओके, डायरेक्ट कंप्रेशन, ये आपको कौन देगा, टेबल नंबर 19 है ना, सॉरी टेबल नंबर वो तो LSM की थी, तब टेबल नंबर 21 WSM। ओके, टेबल नंबर 21 से हमें देखो डायरेक्ट दो कॉलम है आपके पास, एक CBC वाला है, एक CC वाला है, ठीक है। तो CC, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन 4 लेते हैं, ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है, क्योंकि देखो M10 के लिए वैल्यू कितनी होती है, 2.5 होती है सिग्मा CC की, देखो नियर अबाउट 4 है, एग्जैक्टली 4 है वैसे तो, ठीक। और भी आप देखोगे तो जनरली 4 आएगा, जैसे उसका कितना आता था, 3 आता था ना, किसमें, बेंडिंग कंप्रेशन में, यहां डायरेक्ट कंप्रेशन है, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन 4 लेके चलेंगे। ओके, ये सिग्मा CC की बात हुई। अच्छा, और टेबल नंबर आप 22 में देखोगे ना, तो सिग्मा SC मिलेगा आपको, क्लियर। ये क्या है, ये है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक। और ये भी किस में है, कंप्रेशन में है, फिर बात कर रहा हूं कंप्रेशन, 140 न्यूटन पर mm²। ये क्या है देखो, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ये Fe 250 माइल्ड स्टील के लिए, और यहाँ Fe 415 HYHD के लिए, ये लेते हैं अपन 190 न्यूटन पर mm², और ये लेते हैं 140, और ये 140 भी कब लेते हैं, जब डाया 20 mm से कम हो, नहीं तो अपन 130 mm लेंगे, 130 न्यूटन, और यहाँ पर तो दोनों केस में 190 ही लिया जाता है। ओके, क्लियर, ये बात हुई WSM की। ओके, अभी भी देखो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कॉलम की है ये चीज, ओनली फॉर शॉर्ट कॉलम है। अभी लॉन्ग कॉलम की बात करूंगा, इसमें शॉर्ट कॉलम की है, ठीक। अब यहां इंपॉर्टेंट है लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम से अब पूछा जाता है क्वेश्चन, और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है उसके ऊपर रिडक्शन फैक्टर का, वो पूछा जाता है, ठीक। अब आ जाओ फटाफट लॉन्ग कॉलम्स की बात करेंगे, अभी भी WSM की ही बात हो रही है। ओके, लॉन्ग कॉलम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो लॉन्ग कॉलम कौन सा होगा, पहली बात कि सर L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन 12 से ज्यादा है, ठीक है। 3 to 12 शॉर्ट, 12 to 60 व्हाट लॉन्ग, ठीक। 60 से आगे कोड रिकमेंड नहीं करता कि अपना स्लेंडरनेस रेशियो 60 से ज्यादा है तो हम RCC कॉलम यूज नहीं करेंगे। ओके, आप स्टील लगाओ, हम RCC प्रिफर नहीं करेंगे क्योंकि इतना डक्टाइल नहीं होता, आखिर आपका ब्रिटल फेलियर हो ही जाएगा। चलो, तो L इफेक्टिव अपॉन B ग्रेटर देन 12, ये समझ में आता है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो बताओ होगा क्या, अपन कॉलम किसकी वजह से डिजाइन कर रहे हैं, अपन परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं कि इसमें WSM की बात कर रहे हैं। तो ये बोलता है, कोड से ही बोलता है, कोड बोलता है कि अगर WSM में तो परमिसिबल स्ट्रेसेस को क्या कर दें, एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिजाइन कर लें सेम चीज, वही चीज, ठीक है। एक रिडक्शन फैक्टर या रिडक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, और ये रिडक्शन फैक्टर पूछा जाता है CR, फॉर्मूला होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार कि फॉर लॉन्ग कॉलम द रिडक्शन फैक्टर या रिडक्शन कोफिशिएंट, इसको नाम दे दो रिडक्शन कोफिशिएंट, रिडक्शन कोफिशिएंट CR 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 40, और ये B क्या है, वही लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। L इफेक्टिव तो सबको पता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। अच्छा, और ये फॉर्मूला एक और फॉर्मूले से बनता है, ऐसा का ऐसा ही रिडक्शन फैक्टर, अगर मैं किसकी बात करूं, L इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करूं 160 R मिनिमम, इस फॉर्मूले से भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अपन को क्या करना है, बस लॉन्ग कॉलम की डिजाइन अगर करनी है तो परमिसिबल स्ट्रेसेस को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक रिडक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, और वही वापस शॉर्ट कॉलम वाला सेम फॉर्मूला लगा के मेरा डिजाइन हो जाएगा। बट ऐसा LSM में नहीं होता, LSM में अपन अलग से और मोमेंट सप्लाई करते हैं, एडिशनल मोमेंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। वो अपने आप सिलेबस में नहीं है, अपने को इतना नहीं जाना है, जो चीज काम की है अपन उतना ही देखने वाले हैं। ओके,
तो ये ध्यान रखना, ये आर मिनिमम क्या होती है सबको पता होनी चाहिए, आर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलो, गायरेशन बोलो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक। तो ये L इफेक्टिव अपॉन 160 आर मिनिमम या 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 भी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है स्लेंडरनेस लिमिट्स ऑफ द कॉलम। स्लेंडरनेस लिमिट्स जैसे बीम में देखा था ना अपन ने, वही देखो अभी ये स्लेंडरनेस लिमिट में एक लिमिट तो आपको पता है 60 वाली स्लेंडरनेस लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ओके। स्लेंडरनेस, ये भी आईएएस कोड प्रेफर बोलता है अपने को, आईएएस कोड के क्लॉज है ये भी, स्लेंडरनेस लिमिट्स फॉर कॉलम। जैसे बीम में पढ़े थे, याद करो बीम में क्या पढ़ा था अपन ने, 48 सॉरी L बाई बी का रेशियो किससे 20 सॉरी L नॉट ग्रेटर देन 60 बी, L नॉट ग्रेटर देन 25 बी, अगर कंटिन्यूअस है, अगर सिंपली सपोर्टेड है, या 250 बी स्क्वायर अपॉन डी या 100 बी स्क्वायर अपॉन डी, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, वापस नहीं लिख रहा बीम के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉलम की बात करेंगे अपन यहाँ पर, बीम में देखना है तो आपको मेरे पुराने लेक्चर जाके देखो, ठीक। तो स्लेंडरनेस लिमिट फॉर कॉलम पहला बोलता है कि रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन इसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60। देखो बात अपन क्या कर रहे थे, लॉन्ग कॉलम की बात की थी, और लॉन्ग कॉलम में अपन ने क्या बोला था कि जो L इफेक्टिव अपॉन वो ये 60 में यहीं से आया है, ठीक है। वैसे हकीकत में जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज देख लो आप, ये क्लॉज 25.3 है, 25.3 है, ठीक। वैसे जो हमारा क्लॉज है ना किसका, स्लेंडरनेस लिमिट वाला, ये जो 60 आया था ना, वहां पर ने बोला था ना 12 to 60, वो ये 60 क्यों लेते हैं, ये वो इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 होनी चाहिए। ये क्या कहता है, अगर मेरा कॉलम अगर ज्यादा ही लॉन्ग कॉलम बनता है ना तो उसको स्लेंडर कॉलम्स बोला जाता है, इसीलिए स्लेंडरनेस लिमिट की बात होती है कि एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो वो चीज कहलाएगी स्लेंडर, ओके। तो पहला क्लॉज तो ये आ गया आपको समझ में, और सेकंड क्लॉज बोलता है कि अगर एक एंड फ्री है, इफ वन एंड इज फ्री, इफ वन एंड ऑफ कॉलम इज फ्री एंड इस अगेन दूसरा वाला क्या है, फिक्स्ड है, इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज फ्री, या इसको मैं कैंटिलीवर भी कह सकता हूं, ठीक है, ऐसा ये नीचे से फिक्स और ऊपर से फ्री, तो ये देखो ये कैंटिलीवर एक्शन कह सकते हैं इसको। तो इफ वन एंड ऑफ कॉलम इज फ्री एंड अदर इज फिक्स्ड, एंड अदर इज फिक्स, तो बताओ ये कैंटिलीवर बीम वाला स्लेंडरनेस लिमिट की क्या थी, 100 बी स्क्वायर अपॉन डी वाली थी ना, बस वही यहां पर भी वही आएगा कि ये जो लेंथ है, अब वापस बात आई कि सर ये लेंथ कौन सी है, ये वापस कौन सी है, हमारी अनसपोर्टेड लेंथ है, तो L शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। और ये D क्या है, इस बार ये D ओवरऑल है, ओवरऑल डेप्थ है ना कि इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक। और बी तो आपको पता ही है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक। तो ये आपको समझ में आया, L शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी हाँ शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इक्वल नहीं, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर अपॉन डी फॉर व्हाट, अगर ये चीज है, अगर एक नीचे से एंड फिक्स है और ऊपर वाला फ्री है, सिर्फ इसी के लिए। देखो कैंटिलीवर बीम बन गई ना ये एक तरीके से, तो कैंटिलीवर बीम का भी यही क्लॉज था स्लेंडरनेस लिमिट का, बस वही है, ये भी हमें आईएएस कोड बोलता है। एक और चीज आती है कि सर हम कॉलम की तो बात कर ली भाई, कंप्रेशन मेंबर में वॉल्स भी तो होती है, वॉल भी तो कंप्रेशन करती है, सहन भाई, वॉल्स फ्लेक्शन मेंबर होती है पता है, कंप्रेशन भी तो आता है, सपोर्ट की तरह भी तो यूज करते हैं वॉल को, तो अपन आरसीसी वॉल की रिकमेंडेशन भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आरसी वॉल की अपन रिकमेंडेशन पढ़ लेते हैं, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आरसी वॉल के बारे में, ठीक है। इसी में ही अपन ने कवर कर लेते, क्योंकि छोटे से 2-4 क्लॉज है यार, ठीक है, तो क्योंकि अपन को एक बीच क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्लियर। तो पहला फर्स्ट मिनिमम रीइंफोर्समेंट, तो जैसे जैसे स्लैब में होता है ना बस वही आएगा लगभग, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। अब बताओ ये किसके लिए था, फॉर माइल्ड स्टील के लिए था, फॉर माइल्ड स्टील, ठीक। और 0.12%
ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर Fe415। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा, ये आरसीसी वॉल की बात हो रही है। 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। सेकंड, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डाया ऑफ बार, मैक्सिमम साइज ऑफ बार या मैक्सिमम डाया ऑफ द बार जो अपन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 16 mm प्रोवाइड करेंगे। ओके, मैक्सिमम साइज ऑफ द बार इज 16 mm, रीइंफोर्समेंट की बात कर ली। और थर्ड नंबर हमारा, इफ थिकनेस इज ग्रेटर देन 200 mm, अगर मेरी वॉल की थिकनेस 200 mm है तो हम 2 लेयर्स में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड 2 लेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एक बाहर, एक आउटर, एक इनर। ठीक, अगर 200 mm, ये पूछा गया है एक बार। ठीक, और मिनिमम कवर इसके लिए कितना होता है, 15 mm। 15 mm, देखो स्लैब के लिए भी यही था और वॉल के लिए भी 15 mm है। कॉलम के लिए 40 mm, सबसे ज्यादा कॉलम मिनिमम कवर हम कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं 40 mm, बीम के लिए कितना करते हैं 20 mm। बस, ओके, ये हमारा आरसी वॉल का भी चीज हो गई। अब देखो, अपना कंप्रेशन मेंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक मैंने डिजाइन के क्वेश्चन नहीं कराया है, पूरा का पूरा मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि देखो वही बात है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको डिजाइन नहीं देखनी वो मत देखो, आपके ऊपर है। डिजाइन का क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा मैं। एक एक्सियली लोडेड लेंगे और एक एक शॉर्ट कॉलम लेंगे सिंपल लेटरल टाइज के साथ वाला, पूरा डिजाइन करेंगे, और एक हेलिकल रिइंफोर्समेंट वाला करेंगे, क्योंकि वहां अपन हमेशा, वो देखो ईएस का सवाल आया हुआ है, मैं ईएस का सवाल लेके आऊंगा पिछली बार, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव वाला मेंस का। ठीक, क्योंकि देखो फिर वही बात है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक, क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, तब आपको फील आएगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे क्लॉज लगते हैं। क्लियर? तो सारे क्लॉज इंपॉर्टेंट है, सारे क्लॉज अपने को एक ही बार में याद हो जाएंगे अगर मेरे को पूरी डिजाइन आ गई। ठीक है, अगर मैं डिजाइन का नहीं करूं एक बार, चलो माना कि अपन ने डिजाइन नहीं करा, कोई बात नहीं, तो अपने को सारे क्लॉज रटने पड़ेंगे। इससे बढ़िया एक पूरी डिजाइन कर लो। तो डिजाइन कर लेते हैं, तो अपन क्या कर लेते हैं, सारा का सारे क्लॉज आ जाते हैं उसमें। ठीक, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। ओके, थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.